एएमसी के उनको बता दें कि उनकी जो क्लास कब है। डॉक्टर, अच्छा, जो हमारा प्लैब वन का वेबिनार है, इसमें फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म किस तरह आपको इसकी प्रिपरेशन करवाएगा। और जो फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म पे प्लैब वन के लेक्चर्स, जो कंटेंट है वो प्लैब जम्स से है। प्लैब जम्स प्लैब जम्स क्या है? प्लैब जम्स ये है कि इन्होंने टॉपिक वाइज समराइज किए हुए टॉपिक को लिखा हुआ है। और दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लैब वन की प्रिपरेशन के लिए। एक प्लैब जम्स है और दूसरी प्लैब कीज है। जो प्लैब जम्स हैं उसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिस्टम वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो प्लैब कीज हैं इसमें रेपिटेशन की हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, लेकिन वो रिपीटेड कंटेंट है। तो जब आपकी लाइक आपने सीवीएस करना है, तो आप इसमें सीवीएस जो है, मे बी किसी जगह डायग्नोसिस लिखा हुआ है, किसी जगह उसने ट्रीटमेंट के प्लान ट्रीटमेंट लिखा हुआ है हार्ट फेलियर का या कार्डियोमायोपैथी का। लेकिन प्लैब जम्स ने कार्डियोमायोपैथी को एक जगह लिख दी है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की जितना भी उसका कंटेंट है वो एक जगह लिख दिया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म ने ये लेक्चर बनाए हैं वो इस तरह बनाए हैं कि प्लैब जम्स के अकॉर्डिंग, लाइक सीवीएस, प्लैब जम्स को कवर किया है, जितने भी उसके टॉपिक हैं, लाइक पेरिकार्डाइटिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रोमैटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस। और ये सप्लीमेंटेड है प्लैब कीज से। यानी कि जो प्लैब कीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो प्लैब जम्स में, अगर प्लैब जम्स ने वो स्किप किए हैं, तो उन्हीं को ये जो प्लैब जम्स की फाइल है इसमें ऐड करके आपको समझा दिया गया है। तो आप क्या करते हैं, आप प्लैब के लेक्चर सुनते हैं जो कि सप्लीमेंटेड है प्लैब जम्स से प्लस प्लैब कीज से। उसके बाद आप प्लैब जम्प्स करते हैं ये लेक्चर सुनने के बाद। और प्लैब चीज को फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होती। अगर आप डायरेक्टली करें तो डिफिकल्टी ये आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड नहीं होते और रट्टा लगाते हैं। बच्चे फेल इसलिए होते हैं कि उनको प्लैब जम्स और प्लैब्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट थोड़े अच्छे डेवलप नहीं होते। तो वो प्लैब जम्स को प्लैब्स को रट्टा लगाते हैं, और एंड पे ये होता है कि इवन दो कि उन्होंने तैयारी की होती है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं की होती। तो इसके बाद सीवीएस से आपने ये लेक्चर सुन लेने हैं। उसके बाद आप प्लेबल क्यू बैंक से आप ये इसी सीवीएस के एमसीक्यू करेंगे। और इस तरह आप अपने जितने भी सिस्टम्स हैं, आपकी मेडिसिन है, गायनियोब्स है, ईएनटी आई, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं आप उसे कंप्लीट करते हैं। और फिर आपने मॉक एग्जाम देने होते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो कि फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म जिसको फॉलो करता है। तो डॉक्टर मरियम जो हैं वो आपको डॉक्टर मरियम आपको जो इसमें जो हमारे ये हर एक सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे, और डॉक्टर मरियम हमारे मेंटोर हैं, और वो आपको गाइड भी करेंगी। और वो आपको बताएंगी कि आपने किस तरह आपने इस सिस्टम को करना है, इस सिस्टम में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एंड पे आपका एक मॉक एग्जाम हुआ करेगा। और इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, आपका एक स्केड्यूल बन जाएगा। और स्केड्यूल बनने के इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। एक बात मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता देना चाहता हूँ। आप जितने भी लेक्चर्स हैं प्लैब वन के, जो फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म के लेक्चर हैं वो ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। वाई कंसेप्चुअल हैं? क्योंकि फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर जो हैं वो टू द पॉइंट हैं। इट मीन जो सोर्सेज हैं, आपने जो सोर्सेज करने हैं वो तो प्लैब जम्स और प्लैब कीज ही करनी है ना, इसके प्लैब कीज। तो उसके लेक्चर्स आपको डायरेक्टली वो बता दिए, उनको समझा दिया गया है। और फिर सिर्फ ये नहीं कहा किया गया कि सिर्फ ये प्लैब जम्स में ये डायग्नोसिस होता है या ये ट्रीटमेंट होता है, बल्कि ये भी बताया गया है कि आपका ये डायग्नोसिस क्यों बन रहा है,
और आप इस के पैथोफिजियोलॉजिकली क्या है। आमतौर पे जो प्लैब के लेक्चर्स होते हैं उसमें सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं। फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि जी एक्सरे करते हैं, जी ईसीजी करते हैं, वाई एक्सरे कर रहे हैं और वाई ईसीजी कर रहे हैं, और वाई के ये पहला स्टेप इसमें क्या है, ईसीजी पहला स्टेप है या एक्सरे पहला स्टेप है। फिर जो ट्रीटमेंट में आपको बता दिया जाता है कि ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है, लेकिन वाई के ये ट्रीटमेंट है और या वाई के ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ये एक्चुअली आपकी कंसेप्ट को बिल्ड करता है। लेकिन हम ये करते हैं कि हम सिर्फ जो फैक्ट्स हैं उनको याद करते हैं, और फैक्ट से प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप आता है कि इसके बाद क्या स्टेप होगा। तो ये बेस्ट इनिशियल स्टेप, डायग्नोस्टिक, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, इसको समझना ये आपका मेन स्टडी होता है जो आपने जिस पे फोकस करना होता है। तो इंशाल्लाह अभी जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्लैब 1 को, वो 03180049 742 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट एड मेडी प्लेटफॉर्म है, जो पहले स्टूडेंट्स हैं उनको जो इस ये जो आज 1 और 2 डेज में जो इस जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनको अप टू 65% आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अ, और आप आज ही ये 2 दिन में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका जो टेस्ट है प्लैब, आपका क्वेश्चन है प्लैब 2 के बारे में। अगर आप प्लैब 2 को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट हो, तो वो भी इसी नंबर पे रब्ता करके उसको ज्वाइन कर सकता है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मंथ्स सब्सक्रिप्शन? अच्छा, अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मंथ सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी 3 मंथ की है और 6 मंथ की है। ठीक है। वैसे जो फी है 3 मंथ की वो आपकी 25K है, और जो 6 मंथ की है वो 35K है। ठीक है। और इसमें ये ऑलरेडी 50% ऑफ है। ठीक है, उसके बाद ये फी है। तो अभी जो आपकी फी होगी ये 25K की बजाय आप 5K इधर, और अगर आप 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 30K में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि 3 मंथ की फी में ऑलमोस्ट आप 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, और इसमें मॉक टेस्ट भी होंगे और मेंटोरशिप भी होगी और आपकी सब्सक्रिप्शन भी होगी। तो और ये जो ऑफर है ये डॉक्टर अफरा साहब कह रहे हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। ओके डॉक्टर अफरा साहब, अच्छा सर, एनी क्वेश्चन सर, हो जाए आपके साथ एक्सप्लेन कर दें जस्ट आफ्टर डिग्री अगर फ्लैब टाइम पास हो जाए ज़बरदस्त है। सर वॉइस कैन जो ज्वाइन दिस सेशन हाईली रिकमेंडेड चीज़ें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह जी। यस, आप जो फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर्स हैं वो पाकिस्तान या इंटरनेशनल कोई भी प्लेटफॉर्म हो, और एक ही टॉपिक आप उधर से सुनिए, आप उस उधर से सुने और वही टॉपिक फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म के लेक्चर से सुने, तो आपको ये मालूम होगा कि ये लेक्चर्स कितने क्वालिटी बेस्ड हैं और कैसे हैं। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म के लेक्चर्स ज़्यादा कंसेप्चुअल होंगे, और कंसेप्चुअल इस लिहाज से बेस्ट इनिशियल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, सेकंड एड ट्रीटमेंट, और व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, इस लिहाज से। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारी जो एनी क्वेश्चन, क्योंकि हमारा एएमसी का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया, तो हमें ये Okay, so I'm Dr. Mariam and I'm from Rashid Latif Medical College. आज जो है मैंने आप लोगों को ये बताना है कि हम लोगों ने यूके का पाथवे किस प्लैब का बेसिकली जो पाथवे है वो किस तरह से लेकर चल रहे हैं आगे, यानी उसकी हमने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोसीजर क्या होगा, थर्ड प्रोसीजर क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है, कौन से आपने मटेरियल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो पहले तो आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे आइडिया तो हो, थोड़ी इंटरेक्शन तो हो। ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन
कौन है, कौन कौन जिसने ज्वाइन किया हुआ है। सो काइंडली अपना सिर्फ नाम और अपने कॉलेज का नाम लिखकर भेज दो। ओके। सो मैंने आपके साथ अपना बोर्ड शेयर किया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा पाथवे स्टार्ट होता है यूके में काम करने के लिए, हमारे पास पहला पाथवे तो होता है प्लैब, जिसके थ्रू आप एमबीबीएस के फ़ौरन बाद आप 2-3 एग्जाम्स देते हो। उसके बाद आपकी जो है वो अगर जॉब हो जाती है तो आपकी वहाँ पे सारा मतलब आगे प्रोसीजर स्टार्ट होता है, आगे फिर ट्रेनिंग करते हो और सब कुछ करते हो, ठीक है। दूसरा पाथवे ये होता है कि आप किसी स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम के थ्रू, यानी रॉयल एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो, रॉयल कॉलेजेस के जितने एग्ज़ाम्स हैं उसके थ्रू जा सकते हो। फिर तीसरा पाथवे आपके एफसीपीएस के थ्रू होता है, ठीक है, कि आप एफसीपीएस करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके फिर आप वो सीपीएसपी के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास 2-3 रास्ते हैं जो कि एमबीबीएस के बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा पाथवे लेना है। क्योंकि सबसे पहला जो पाथवे होता है ना वो यानी कि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होता है कि आपने एमबीबीएस के पास क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपनी जगह डिसाइड करो कि आपने जाना कहाँ पे है, ठीक है। सो जगह डिसाइड कर ली। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने यूके जाना है, सो आपने अब उसके बाद फिर देखने हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है उसके देखने हैं, अमेरिका के देखने हैं, ठीक है। सो ये आप पे डिपेंड करता है। सो मैं आज जो है वो यूके का पाथवे बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपने प्लान करना है, ठीक है। ओके। ओके। सो सबसे पहले हमारे पास है यूके का पाथवे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जीएमसी मिल जाए हमें। जैसे पाकिस्तान का पीएमडीसी है, इसी तरह वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है वो जीएमसी मिलेगा आपको लाइसेंस, तो फिर आप उधर अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लेने के लिए हमारे पास हमने जो आज डिस्कस डिस्कस करना है वो है हमारे पास प्लैब, ठीक है। सबसे पहले प्लैब की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब जैसे ही ये हाउस जॉब कंप्लीट करते हो अपनी, या हाउस जॉब के अंदर ही आपका फाइनल ईयर हो जाता है, एग्जाम्स हो जाते हैं, आपका रिजल्ट बेशक नहीं भी आता, तो आप सबसे पहले ओईटी की तैयारी शुरू कर दो। फाइनल ईयर के एंड पे सोचना होता है कि आपने कहाँ जाना है। अगर नहीं सोचना तो नहीं सोचा हुआ तो फिर बाद में भी कर सकते हो, इट्स नॉट द बिग इशू, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना होता है ओईटी। ओईटी जब कर लोगे, ओईटी में आपको चाहिए होते हैं बी ग्रेड्स, ठीक है। जब वो आपके सारे बी ग्रेड्स चारों कंपोनेंट्स में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर आप आपने बनानी होती है नेक्स्ट चीज़ जीएमसी के ऊपर अपना अकाउंट, ठीक है। अब जीएमसी के ऊपर जो अकाउंट बनाना होता है इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन फ्रीली आस्क फ्रॉम मी, वो कहीं से भी आप मुझे बेशक डायरेक्ट मैसेज कर दो, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं आपको उसको पूरा गाइड करूँगी, फिर बनाने में पूरी हेल्प भी करूँगी, ठीक है। सो जीएमसी का जो हमारा पूरा जो हमारा प्रोसीजर है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है। सो इसमें आपको अपनी मेन मेन चीज़ें चाहिए होती है। इसमें आपको अब डिग्री इंपॉर्टेंट होती है आपके पास, फाइनल ईयर का रिजल्ट आप डाल सकते हो, ठीक है। सो आपका जीएमसी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। आपने उसको साइन अप करना है, वो सारा वो एक अलग से सारी चीज़ सारी डिटेल है उसकी, ठीक है। सबसे पहले आपने इस पे जीएमसी का अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अब जो प्लैब है हमारे पास वो अब पिछले साल जो है वो 2024 में मई में वो चेंज हो गया था टू यूके एमएलई, ठीक है। उन्होंने एज सच कुछ चेंज नहीं किया, पहले उसका सिर्फ नाम चेंज किया था, ठीक है, और सिलेबस और चीज़ें सारी सेम ही हैं। लेकिन प्लैब वन को उन्होंने इतना चेंज नहीं किया, प्लैब टू को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है, मतलब चीज़ें ज़्यादा डाल दी हैं, ऐड कर दी हैं, मुश्किल कर दिया। प्लैब टू बहुत मुश्किल नहीं किया, लेकिन इट्स डुएबल एग्ज़ाम, लेकिन थोड़ा सा टफ कर दिया क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। प्लैब वन जो है वो बिल्कुल सेम है, प्लैब वन में ज़्यादा चेंजेस नहीं की। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हमेशा ही ऐड होती हैं, एक आधा टॉपिक ऐड हो जाता है, एक आधा वो निकाल देते हैं, एक आधा ऐड कर देते हैं। ये आपको सारी चीज़ें जीएमसी के ऊपर ब्लू प्रिंट्स पड़े हुए हैं, ब्लू प्रिंट से पता चल जाएंगी, ठीक है। वहां से पता चल जाएंगे कि कौन से टॉपिक उन्होंने ऐड किए हैं, कौन से निकाले हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो जीएमसी की बात होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, हमारे पास जो प्लैब बेसिकली है, ठीक है। प्लैब के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक प्लैब वन है और एक प्लैब टू है, या आप उसको यूकेएमएलई वन भी कह सकते हो, यूकेएमएलई टू भी कह सकते हो, ठीक है। ओके। सो जो प्लैब वन है हमारे पास, ये हमारे पास एग्ज़ाम है रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है। और जो प्लैब टू है हमारे पास,
वो हमारे पास ऑस की तरह एग्ज़ाम है, ठीक है। इसको हम इसको हम जो है ऑस की एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक है। ऑस की एग्ज़ाम जैसे हम पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो ऑस की होती है, ऑसपी टाइप, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ऑब्जर्व और नॉन ऑब्जर्व स्टेशंस होते हैं, तो इसमें सारे पेशेंट इंटरेक्शन वाले स्टेशंस होते हैं, ठीक है। पेशेंट इंटरेक्शन होता है, आपको हर चीज़ में वो बताते हैं कि हम किस तरह से आपने करना है, लाइक सिचुएशंस देते हैं। आप जीपी में हो, जीपी में कैसे आपने पेशेंट डील करना है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी पेशेंट डीलिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूके वालों से, ठीक है। सो यूके में जिस तरह से डीलिंग करते हैं वो सारी आपको सीखनी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने जो प्लैब वन एग्ज़ाम है उसके अंदर सारा पहले वो पढ़ाते हैं कि आपने पेशेंट को किधर रेफ़र करना है, पेशेंट ने किधर जाना है, जो पेशेंट है वो क्या नाम है इसका, उसको रेफ़र कहाँ करना है, उसकी नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान्स क्या हैं, क्योंकि वो लोग प्रोटोकॉल्स को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल वो सारे प्रोटोकॉल्स चीज़ें जो हैं वो इस रिटन एग्ज़ाम में वो आपको पढ़ाएंगे, और फिर वही चीज़ें आपकी, तकरीबन वही चीज़ें आपकी ऑस की एग्ज़ाम में अप्लाई होंगी, ठीक है। ओके, सो जो रिटन एग्ज़ाम है हमारे पास, उसको अब हम उसको हम कहते हैं, उस रिटन एग्ज़ाम का नाम है एकेटी, मतलब अप्लाइड नॉलेज टेस्ट, ठीक है। और ऑस्की एग्ज़ाम का नाम है सीपीएसए, यानी इसका मतलब है कि क्लिनिकल एंड प्रोफेशनल स्किल असेसमेंट, ठीक है। सो ये दो एग्ज़ाम्स हो जाएंगे हमारे पास, ये बेसिकली तीन एग्जाम्स हो जाएंगे। पहला आपने ओईटी देना है, दूसरा आपने प्लैब वन देना है, एंड देन यू हैव टू गिव द प्लैब टू, और फिर आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप काम कर सकते हो यूके के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी आज प्लैब वन की, ठीक है, कि प्लैब वन किस तरह से है, कैसे करना है, सब सब एवरीथिंग। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हमारे पास जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम है, और इसमें एमसीक्यूज़ इस तरह से नहीं है कि एमसीक्यूज़ यानी बेसिक नॉलेज के मुताबिक नहीं आता। एमसीक्यूज़ जो आता है इसमें वो अम, जो एमसीक्यूज़ सारे आते हैं हमारे पास वो आते हैं क्लिनिकल बेस्ड। क्लिनिकल बेस्ड होते हैं, सिनेरियोज़ बने होते हैं, आपने प्रॉपर सिनेरियो को समझना होता है, ठीक है। उसमें उसमें आपने जो पूरा एमसीक्यूज़ होता है उसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो आपने हाईलाइट करने होते हैं कि उस पॉइंट की बेसिस के ऊपर आपको आंसर जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। सो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, और हमारे पास टोटल एमसीक्यूज इसमें आते हैं वो हैं 180 एमसीक्यूज, ठीक है। अब 180 एमसीक्यूज जो हैं, और हर एमसीक्यूज का जो है वो 1 मार्क है, ठीक है। 1 मार्क का एक एमसीक्यूज होता है, और इसको आपने करना होता है 3 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली एमसीक्यूज आपने करने हैं, 180 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, हर एमसीक्यूज 1 मार्क का है, और आपने इसको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। अच्छा, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग फेल होते हैं प्लैब वन में, वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती सही करनी। जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम में वो थोड़ी सी ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास एक एमसीक्यू के लिए तकरीबन जो है वो 1 मिनट कह लो होता है, ठीक है, 1 मिनट होता है, लेकिन आपने उसको पूरा 1 मिनट नहीं देना, आपने उसको 50 सेकेंड्स देने हैं, ठीक है। 50 सेकेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि 50 सेकेंड्स में आपका एमसीक्यूज नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं चीज़ें आ रही, तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। स्किप करके आप नेक्स्ट पे चले जाओ, नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। इसको फिर हम एंड पर देख लेंगे जो आपको नहीं एमसीक्यू सॉल्व हुआ, क्योंकि अगर आप इसी पे लगे रहोगे ना, लगे रहोगे, तो ये चीज़ यहाँ पे टाइम ज़ाया हो जाएगा और आगे वाले सारे एमसीक्यूज रह जाएंगे। हो सकता है कि जो ये एमसीक्यूज है थोड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज ईजी हैं, तो नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज जो है वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। हो सकता है वो जितना यहाँ टाइम लगाना है उसमें 3 एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। तो एट द एंड क्या होता है, मेरी अपने क्लास फेलोज थे, मेरी अपनी जो कोलीग्स थी, उनका अक्सर लोगों का 3 4 का प्लान नहीं पास हुआ, और सबकी यही कंप्लेन थी कि टाइम मैनेज नहीं होता सही से। ये टाइम मैनेज तभी होगा जब आपने सही से पढ़ा होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा आता होगा, और दूसरी बात ये कि आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी सॉल्व कर करके, ठीक है। सो उसके लिए प्लैब वन जो है ना वो आसान एग्जाम है, वो आपका आराम से पास हो जाता है, आपका बहुत इतना कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने बस क्योंकि इसमें क्लिनिकल चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिक्स कुछ नहीं है प्लैब में, बेसिक्स इतना है ही नहीं, थोड़ी बहुत बेसिक्स है, थोड़ी बहुत एनाटमी है, थोड़ी बहुत फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी, थोड़ी बहुत पैथोलॉजी भी है, क्योंकि आपको समझने के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पैथोलॉजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास मैंने आपको सारा बता दिया कि एमसीक्यूज जो हैं ये आपके पास ये एमसीक्यूज 180 होते हैं, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे पास जो प्लैब 1 है, वो 1 ईयर के अंदर, ठीक है, 1 साल में कितनी दफ़ा होता है? 1 ईयर के अंदर हमारे पास ये 4 टाइम्स होता है, ठीक है? 4 टाइम्स होता है। अब क्या होता है कि 4 टाइम्स होता है, अब ये दुनिया के हर हिस्से में होता है, आपने जहाँ देना है, पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची में होता है, ठीक है? और उसके अलावा दुबई में होता है मोस्टली। पाकिस्तान में अगर सीट नहीं मिलती, क्योंकि जब मैंने बुक करवाया था तब मुझे 8 महीने के बाद सीट मिली थी। उस वक़्त बहुत कोविड था, मतलब कोविड के बाद वाला बैच था मेरा, तो कोविड जो है उसकी वज़ह से सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी इनकी। और उसके बाद ये हुआ था कि मुझे 8 मंथ बाद मिली थी, तो मेरा वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उसमें सीट लेने में, ठीक है? और ये सबसे अर्ली सीट थी, वो भी मैं यूके में थी, तो मैंने वहाँ बुक करवाई थी, तो मुझे मिल गई थी, वरना पाकिस्तान वालों को वो नहीं मिली थी, वो 1-1 साल के बाद मिली थी। लेकिन अब इस तरह नहीं है, अब पिछले साल से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो प्लैब 1 की चीज़ें बेहतर हो गई हैं, प्लैब 2 की सीट फ़ौरन नहीं मिलती है, अभी भी आपको 6 मंथ्स का गैप रखना पड़ता है। सो जो प्लान कर रहे हैं उसको जल्दी प्लान करें, जल्दी-जल्दी चीज़ों को जो है वो लेकर चलना है, क्योंकि यही वाला आपका टाइम होता है एमबीबीएस के बाद या हाउस जॉब के बाद आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है? ओके, सो ये हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो 1 साल में तकरीबन 4 दफ़ा होता है, ठीक है? अच्छा, आप कहीं भी दे सकते हो, मोस्टली मैंने आपको बताया जैसे कराची इस्लामाबाद में होता है, वरना अगर यहाँ पे सीट नहीं आपको मिलती है, अगर आपने जल्दी देना है तो आप दुबई में भी दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है, बल्कि मुझे भी दुबई की सीट मिली थी, पाकिस्तान की नहीं मिली थी यहाँ पे सीट। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास इसकी प्राइस, ठीक है? अब प्राइस कितनी है प्लैब की जो प्राइस है वो टोटल 273 पाउंड्स है। ये तकरीबन बन जाते हैं तक ये वाली इनकी अभी चेंज हुई है इस साल 2025 में फ़ीस चेंज हुई है, थोड़ी-सी इन्होंने बढ़ाई है फ़ीस। ये तकरीबन 1 लाख प्लस बनता है, ठीक है? तो ये आपकी प्राइस है इसकी, इस एग्ज़ाम की, 273 पाउंड्स, ठीक है? ओके। ओके, सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। इसमें अब इन्होंने ये क्या कि अब चेंज जो आई है, बेसिकली नई जो चेंज आई है, वो ये आई है कि हमारे पास जो प्लैब वन एग्ज़ाम है, वो पहले वैलिड होता था हमारे पास 3 इयर्स के लिए, ठीक है? 3 इयर्स के लिए वैलिड होता था। ओईटी भी हमारे पास 3 इयर्स के लिए वैलिड होता था। लेकिन जब क्योंकि कोविड की वजह से इन्होंने चेंज किया था, तो 3 इयर्स के लिए उन्होंने वैलिड कर दिया था। लेकिन अब दोबारा से उन्होंने इस मार्च में उन्होंने उसकी वैलिडिटी चेंज कर दी है, और वो वैलिड जिन लोगों ने 30 मार्च से पहले प्लैब 2 एग्ज़ाम बुक करवा लिया है, उनके लिए स्टिल वैलिडिटी जो है अभी भी ओईटी की और प्लैब 1 की 3 इयर्स है। लेकिन जिन्होंने 30 मार्च के बाद एग्ज़ाम बुक करवाना है, उन सब के लिए वैलिडिटी जो है उन्होंने सिर्फ़ 2 इयर्स की कर दी है। सो अपने 2 इयर्स के अंदर-अंदर सब कुछ करना होता है, ठीक है? सो आपको लेकिन इसके लिए बहुत सही सही से गाइडेंस चाहिए। अगर गाइडेंस सही मिलती है तो आप बहुत सही जल्दी-जल्दी प्लैप कर लेते हो, ठीक है? लेकिन अगर गाइडेंस नहीं मिलती है सही, आपको नहीं पता चलता कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लैप 1 के, प्लैप 2 के बहुत ज़्यादा नोट्स हैं। यानी इतने लोगों ने बनाए हुए हैं नोट्स, लेकिन आपको उसमें से सेलेक्ट करने हैं कि हमने कौन से वाले जो नोट्स हैं वो फॉलो करने हैं और कौन से वाले नहीं करने, ठीक है? क्योंकि इसके लिए बहुत एक्सटेंसिव स्टडी नहीं चाहिए आपको, आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए इसके लिए, ठीक है? स्मार्ट स्टडी करोगे, अच्छे नंबर्स आ जाएँगे, अच्छे नंबर से आप एग्ज़ाम पास करोगे। मेरे जो हैं वो 147 मार्क्स थे आउट ऑफ 180। सो मैंने बहुत कोई इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से आगे तैयारी करनी है, कितने महीने लगाने हैं तैयारी को, और किस तरह से तैयारी करनी है, और क्या-क्या रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है? चलो जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है चीज़, वो आती है सिलेबस क्या है इसका, ठीक है? सिलेबस में सबसे पहले जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, सिलेबस में इसके कुछ टॉपिक्स हैं, तकरीबन टॉपिक्स जो हैं हमारे पास वो 35 टॉपिक्स हैं, ठीक है? 35 टॉपिक्स हैं, कुछ डॉक्टर मरियम, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी साथ साथ हमने करना है। एक क्वेश्चन है कि मैडम इसकी जो है पासिंग मार्क्स कितने हैं प्ले वन के? ओके, ओके फाइन, ठीक है, मैंने इसलिए मेरा बोर्ड खुला हुआ था, तो इसलिए मैं उधर से नहीं देखा। कोई इशू नहीं ओके, है मैडम, मैं साथ साथ आपको बताया करूँगा। चलें ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे आए भी हुए हैं, इट्स ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, पासिंग मार्क्स, ओके। देखें, जो पासिंग मार्क्स है ना इसके, वो डिपेंड करता है, इनका एक अलग से सिस्टम है जिसके लिए पासिंग इसको
पता नहीं सिस्टम का नाम भी मुश्किल सा होता है, लेकिन उस सिस्टम में ये होता है, आपने ये करना होता है कि जितने बच्चे उस दिन प्लैब दे रहे होते हैं ना, उसका जो एवरेज होता है, एवरेज जो निकलता है वो आपका पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उस दिन जो पासिंग नंबर है वो 180 में से हो सकता है कि वो 180 में से उस दिन 119 पासिंग नंबर हो सकता है 118 हो सकता है 126 हो। इट डिपेंड्स कि उस वक्त जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसका जो एवरेज निकलता है वो आपका पासिंग रेट बनता है, ठीक है। अब इसमें कोई फिक्स्ड पासिंग नंबर नहीं होते, फिक्स नहीं होता। और इसमें आपने मतलब आपके किसी हो सकता है जो हमारे पास फरवरी में एग्जाम हुआ है उसकी पासिंग नंबर 126 हो, जो आपका फरवरी के बाद होता है हमारे पास मई में, जो मई में हुआ है वो उसका आप मे बी उसका 118 हो। सो इट डिपेंड्स, ये पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा ये जितना अगर पेपर मुश्किल आ गया है, पेपर मुश्किल आ गया है तो उसकी उतना ही उस तरह से उसके नंबर्स कम हो जाएंगे, लाइक मिनिमम 113 भी हो सकते हैं, 112 भी हो सकते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। और अगर पेपर जो है आसान आया है तो उसका उतने नंबर बढ़ जाते हैं, मतलब 129 127 लाइक इस तरह से, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि उस दिन पेपर वाले दिन पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर, अगर क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दो। ओके, थैंक यू मैडम। मैडम आप अपना स्क्रीन कर ले, अपना जो आपने शेयर किया है। ओके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और भी, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई मार्किंग नेगेटिव नहीं है। आपने एमसीक्यूज एक एक एमसीक्यूज 1 मार्क का है, आपको आप उसको सॉल्व करते हो, आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये एम कैट की तरह नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, आपका ये इस तरह तो पेपर में कोई पास ही ना हो। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इट्स आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़, ठीक है। प्लीज़ रिपीट वैलिडिटी पार्ट। ओके, सो वैलिडिटी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। वैलिडिटी में आपको ये बताया था कि वैलिडिटी पहले मार्च 30 2025 में इन्होंने वैलिडिटी 2 इयर्स की कर दी है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम मार्च 2025 के बाद बुक करवाओगे तो वैलिडिटी आपकी 2 इयर्स की होगी, ठीक है, फॉर द प्लैब 1 एंड प्लैब 2 ऑल्सो। अब आपकी 2 इयर्स की वैलिडिटी है, अब वो कोविड वाला ज़माना ख़त्म हो गया, अब वो वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब जो पहले थी उन्होंने दोबारा से वैसी कर दी हैं, ठीक है। सो 2 इयर्स की आपकी वैलिडिटी हो गई। अब आपने विद इन 2 इयर्स आपने ओईटी, आपकी ओईटी की भी वैलिडिटी 2 साल है, यानी आपने अगर एग्ज़ाम दिया है जनवरी 2023 में तो आपको पास करना है आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। यानी 2 इयर्स के अंदर अंदर आपने प्लैब 1 भी करना है, आपने प्लैब 2 भी करना है। आपकी बेसिकली जीएमसी रजिस्ट्रेशन से पहले, जब आप जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उससे पहले पहले आपने अपना प्लैब 1 ओईटी, प्लैब 1 और 2, ठीक है। सो आपने ये तीनों पास करने हैं 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो ना, अगर प्लैब 2 फॉर एग्जांपल आपने ये ओईटी कर लिया, प्लैब 1 कर लिया, प्लैब 2 नहीं करते हो तो ये सब कुछ एक्सपायर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आपने जल्दी जल्दी एग्जाम करना है, और ये एग्जाम इजी है, डुएबल है, हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो मैडम, अगर कोई हुआ तो मैं आपके साथ जो है कोऑर्डिनेशन रखूंगा, आप कंटिन्यू रखें। ओके, ठीक है। चलें, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट आता है टॉपिक्स। टॉपिक्स में आपको बताने लगी थी कि हमारे पास टोटल 35 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब 35 टॉपिक्स किस तरह से हैं? इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बड़े हैं, जिसमें आपके सिस्टम्स आ जाते हैं, सीवीएस, सीएनएस, ठीक है। उसमें आपके एक जो है वो बिग टॉपिक्स हैं और दूसरे जो हैं वो आपके स्मॉल टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो बिग टॉपिक्स हैं आपके, जो बिग टॉपिक्स हैं उसमें आपके सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जिस तरह आपका सीवीएस, आपका सीएनएस, आपका पीडियाट्रिक्स आ जाता है, इमरजेंसी मेडिसिन आ जाती है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं बड़े बड़े जो हम सिस्टम पढ़ते थे वो सारे आ जाते हैं, जैसे जीआईटी हो गया, ये सब चीज़ें। और इन पे ही टाइम लगता है ज़्यादा, ठीक है। इन पे टाइम लगता है क्योंकि इसमें तकरीबन सिस्टम की सब चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ उन्होंने कवर की हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तकरीबन छोड़ी है उन्होंने। थोड़ा बहुत हो सकता है प्लस माइनस हो, लेकिन तकरीबन सब चीज़ें कंप्लीट हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे स्मॉल टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब स्मॉल टॉपिक्स में किस तरह से आ जाते हैं? एनाटमी है, एनाटमी बहुत छोटी सी है, ठीक है। जैसे एनाटमी में हमारे पास टोटल शायद में से 12-13 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको थोड़े से टॉपिक्स बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा ये थोड़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। अब मैं इसके बाद ये जो सारी जो मीटिंग है इसके बाद आपने कुछ से मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको सारे टॉपिक्स भी भेज दूँगी, मेरे पास लिखे हुए सब चीज़ें पड़ी हुई हैं।
सो जो स्मॉल टॉपिक्स हैं उसमें एनाटमी है, उसके अलावा हमारे पास फार्मा है इसमें, ठीक है, और इसके अलावा एथिक्स है, ठीक है, इनको बहुत यूके वालों को भी बहुत टॉपिक पसंद है, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, एथिक्स है, उसके अलावा पेलिएटिव केयर है, ये हमारे पास छोटे टॉपिक्स हैं, इस तरह के और एंड वाई और बहुत सारे, ठीक है, इस तरह के छोटे टॉपिक्स हैं। सो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपके जल्दी हो जाते हैं, लाइक एक एक दिन में आप 2 टॉपिक्स भी कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपकी स्पीड स्लो है तो एक दिन में एक टॉपिक रख लो। लेकिन सीवीएस सीएनएस वगैरह को टाइम लगता है, इसमें आपको चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रट्टा सिस्टम भी है, क्योंकि हम लोग उनके सिस्टम में काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें चीज़ें उनकी याद करनी पड़ती हैं। हमारे पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है कि हमने कहाँ रेफर करना है, तो हम लोग तो सिर्फ इस तरह होता है कि स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, स्पेशलिस्ट के पास आपको किडनी का मसला हो, आप किडनी के पास, किडनी वाले के पास चले जाओ, साइकेट्री वाले के पास चले जाओ, ठीक है, इस तरह आप गैस्ट्रो वाले के पास चले जाओ, लेकिन हम खुद से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आपने जाना ही जाना जीपी के पास है। तो आप जिस लेवल पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सारा प्लैब 1 प्लैब 2 वो सारा जीपी लेवल पे है। ठीक है, स्पेशलिस्ट लेवल पे नहीं है, वो आपको एज अ जीपी ही समझते हैं, ठीक है। सो आपने उस लेवल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्टार्ट किस तरह से करनी है तैयारी। सबसे पहले तो टाइम, कितना टाइम देना है, अगर तो आप लोग जॉब करते हो, ठीक है, अगर तो जॉब है आपकी, ठीक है, तो जॉब के साथ साथ आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, तकरीबन 5 मंथ्स चाहिए होंगे तैयारी के साथ, ठीक है, जॉब के साथ, सॉरी, जॉब के साथ आपको 5 मंथ्स चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर जॉब नहीं करते हो तो फिर आपको जो है वो तकरीबन 4 मंथ्स चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ, क्योंकि हर कोई एमबीबीएस के बाद तकरीबन हर कोई जॉब कर रहा होता है या हाउस जॉब में होता है, ठीक है, तो हाउस जॉब में भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपको तो थोड़ा सा, क्योंकि आपको जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी होगी, हाउस जॉब थोड़ी सी हेक्टिक होती है, आपने काम भी करने होते हैं साथ साथ, ठीक है, बेशक आप जितनी चिल रोटेशंस रख लो, फिर भी आपको काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत, आप इवन आपने जाना आना ही एक काम होता है, ठीक है, आप जा रहे हो आ रहे हो, उसमें भी आपका काफ़ी टाइम लगता है। सो लेकिन फिर भी प्लैब 1 हो जाता है, हाउस जॉब में ही हो जाता है। मैं यही कहूँगी कि अभी जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं वो हाउस जॉब में ही तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। हाउस जॉब में तैयारी स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है कि जितनी जल्दी एग्ज़ाम दोगे, जितनी जल्दी चीज़ें करोगे, तो उतना ही फ़ायदा होगा, उतना टाइम बचेगा, ठीक है। सो ये 5 मंथ्स में आपकी जॉब के साथ, और विदाउट जॉब जो है आपको 4 मंथ्स चाहिए। अब 4 मंथ्स किस तरह से करनी है, सबसे पहले, क्योंकि देखो स्टार्ट जब हम करते हैं तो हम फ़ौरन से नहीं होता कि हम सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दें एकदम से, हम उसको स्लोली स्टार्ट करते हैं, चीज़ें देखते हैं। सो स्टार्ट किस तरह से करना है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी जॉब है, फॉर एग्जांपल चलो जॉब ही कह लो, जॉब भी है और साथ जो है उसने एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है, जॉब और एग्ज़ाम दोनों है, तो मैं इसका आपको एक टाइम टेबल बताती हूँ किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। सो किस तरह से करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले जो है ओके, सो अब 1 फर्स्ट मंथ, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये हमारे पास 4 महीने हैं। हमने तैयारी शुरू कर ली, ठीक है, फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया, हमने स्लो स्लो स्टडी स्टार्ट की, ठीक है, इसमें हमेशा हमारी पेस स्लो होती है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि पहले आपने शुरू किया तो आपने 4 4 टॉपिक्स कर लिए, इट्स इम्पॉसिबल, कोई भी नहीं करता इस तरह, ठीक है। सो आपने स्लोली तैयारी करते हो, उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को स्पीड अप करते हो नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। अच्छा, एक महीना आपने क्या वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके थोड़े से लंबे टॉपिक्स हैं, ठीक है, इस छोटे टॉपिक से नहीं स्टार्ट करना, छोटे टॉपिक बहुत आसान है, क्योंकि बड़े टॉपिक्स पढ़े होंगे वो सारे ओवरलैप करेंगे छोटे टॉपिक से, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे आप फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हो जीआईटी से, करते हो सीवीएस से, करते हो सीएनएस से, करते हो, ठीक है, तो ये जब आप स्टार्ट करते हो इन टॉपिक्स के साथ, तो ये टॉपिक्स तकरीबन आपकी आधी से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा से मतलब मुराद ये है कि जीआईटी में से फॉर एग्जांपल 8 आने हैं, सीवीएस में से सीवीएस में से 6 7 आने हैं, और सीएनएस से 6 7 आने हैं, तो आपकी मोस्टली एग्जाम के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो जाते हैं, इसलिए बड़े टॉपिक पहले स्टार्ट करने हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो स्टार्ट करोगे, चीज़ें चीज़ें चीज़ों की पेस बनेगी, पढ़ने की पेस बनेगी, तो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, सेकंड मंथ में चीज़ों को स्पीड अप करना है, ठीक है, किस तरह स्पीड अप करना है, अब बस 2 एरोज लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से स्पीड अप करना है कि आपने जो है बस अब पहले अगर एक महीने में 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स किए, तो नेक्स्ट महीने में आपके ज़्यादा टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है, तकरीबन आपके जो है वो 6 to 7 टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए फर्स्ट 2 मंथ्स में, ठीक है, कोशिश करनी है कि सेकेंड मंथ में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। अब थर्ड मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में उसको और स्पीड अप करना है,
ठीक है, अब स्पीड अप करके हर चीज़ आपने वाइंड अप कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, वाइंड अप कर देनी है। अब आपके सारे टॉपिक्स होंगे यहाँ पे तैयार, अच्छे से तैयार करने हैं। और अच्छे से तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने रीड कर लिया और टॉपिक तैयार हो गया, उसको प्रॉपरली तैयार करना है। प्रॉपरली तैयार करने का मतलब है टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उसकी जो भी वीडियोस फॉलो करोगे जो भी वीडियोस फॉलो करोगे वो देखनी है। ठीक है, अब वीडियोस इस तरह से एज सच नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर हाफिज आतिफ जो है उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। मैंने उसको सारा रिव्यू भी किया, मैंने 1-2 लेक्चर्स भी उनके देखे थे। सो जीआईटी सी उस वक्त तो इतना नहीं था, अब बहुत एक अच्छे लेक्चर्स उनके जो हैं उस पे अवेलेबल हैं। और उन्होंने प्रॉपर, आप क्योंकि खुद टाइम लगा के पढ़ोगे तो चीज़ें जो हैं वो जल्दी कवर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जो मतलब बता सके कि आपने जल्दी जल्दी कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, तो उससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको कंपाइल होकर चीज़ें मिल गई हैं। यानी स्पून फीडिंग वाली बात है कि आप स्पून फीड कर रहे हो। ठीक है, सो आपने साथ साथ देखो, फॉर एग्जांपल वीडियो देखते हो, सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद वीडियो देखनी है, या वीडियो देख के साथ साथ टॉपिक तैयार करो। ठीक है, तैयार हो गया टॉपिक ना, अब आपने क्या करना है, उसके बाद साथ साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज करोगे तो ही फायदा होगा, ऐसे खाली एग्जाम देने खाली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब वो एमबीबीएस वाली चीज़ नहीं है, एमसीक्यूज आने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करोगे तो होगा और हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो उसके बाद जो हमारे पास लास्ट रह जाता है 3rd और 4th मंथ, ये डेडिकेटेड मंथ है। ठीक है, इसके अंदर आपने 2.5 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी तैयारी परफेक्ट करनी है। ये आपके वो मंथ्स हैं जो डेडिकेटेड मंथ्स है, इसमें कोई कोई आपकी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में, और इसमें ये भी होता है कि सब मैंने 4 महीने इसलिए भी रखे हैं क्योंकि आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, किसी ने कहीं जाना है, अम्मी कहेंगी कि ये ले आओ वो ले आओ, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, सो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हर एक की, किसी की शादी आ जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो उसके साथ प्लस माइनस रख के 4 मंथ्स रखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो किसी को समझ ना आई हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो बेशक पूछ लो। ठीक है, ओके, सो 4th मंथ का जो लास्ट 15 डेज होंगे हमारे पास, वो हमारे पास होंगे हमारी सारी रिवीजन के, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। ठीक है, ये लास्ट 15 डेज में आपने सारा रिवाइज करके जाना है, क्योंकि चीज़ें रटने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी रटने वाली हैं, समझने वाली भी हैं और रटने वाली भी हैं। सो चीज़ें रटने वाली भी होंगी तो उनको रिवाइज करना लाजमी होगा। आखिरी में ऐसा नहीं होगा कि आपने जो चीज़ यहाँ 4 महीने पढ़ी थी वो यहाँ एंड पे याद आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें 15 दिन पहले रिवाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, सो हमारे पास, अब मैं आपको रिसोर्सेज पे आ जाते हैं हम, कि रिसोर्सेज कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, रिसोर्सेज, अच्छा, देयर इज मल्टीपल रिसोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्सेज है प्लैब की। ठीक है, प्लैब वन की मेड रिविजन्स भी है, प्लैब कीज भी हैं, प्लैबेबल्स भी हैं, और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। इवन मुझे उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं रखनी। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ें रखनी है रिसोर्सेज के लिए। पहली चीज़ क्या रखनी है, पहली चीज़ आपने अपनी बुक रखनी है जहाँ से आपने पढ़ना है, और वो हमारे पास है प्लैबेबल। उसके अंदर बल्कि मैं प्लैबेबल से पहले ना आपको दूसरा बताती हूँ। सबसे पहला रिसोर्स जो है आपने पढ़ना है, जो रीड करनी है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है प्लैब कीज। ठीक है, प्लैब कीज आ जाती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है प्लैबेबल्स। आपने क्या करना है, प्लैब कीज और प्लैबेबल। अब जो प्लैबेबल है हमारे पास, ये हमारे पास एक वेबसाइट है प्लैबेबल की। उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं प्लैबेबल्स में। ठीक है, उसकी जब वो मेरे ख्याल से कोई 15 शायद हज़ार का आ जाता है, 15-20 हज़ार की सब्सक्रिप्शन होती है। वो सब बच्चे लेते हैं कि वो आपका क्यू बैंक है। ठीक है, उसमें आपके सारे एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वो आपने करनी है। ठीक है, एमसीक्यू मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने इसकी लेनी है प्लैबेबल की सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपके 2 रिसोर्सेज आपने मेन रखने हैं अपने। ठीक है, प्लैब कीज और प्लैबेबल्स, 2 रिसोर्सेज रखने हैं आपने। सबसे पहले इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन ले लोगे वो तकरीबन आएगी 15 से 20 हज़ार की। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी दफ़ा शायद 10-15 पाउंड थी, इस तरह से थी। तो इतने ही बनते हैं आपके, इससे ज़्यादा नहीं बनती है, मैक्स ये ज़्यादा ही बताया मैंने थोड़े। ठीक है, तो इतने की बनती है।
तो ये बस लेनी है, और ये आपने पता है कितनी लेनी है, एक आती है इसकी 3 मंथ्स की और एक आती है आपकी 5 मंथ्स की। सो कोशिश करो कि 5 मंथ्स की ले लो, ठीक है। 5 मंथ्स की ज़रा रीजनेबल भी पड़ती है, और 3 मंथ्स की क्योंकि पता नहीं होता आपको कि आपकी 3 मंथ्स में तैयारी होती है कि नहीं, तो 5 मंथ्स की ले लो, बेस्ट है, क्योंकि 3 मंथ्स कम है, आप 3 मंथ्स में तैयारी नहीं करते हो, 5 मंथ्स लगते हैं तैयारी को, ठीक है। ओके, सो हमारे पास प्लेबेबल के अंदर मैं आपको बताने लगी थी कि हमारे पास टोटल 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्लेबेबल में 4 चीज़ें आएंगी, तो लाइट हो गया, 4 थिंग्स, ठीक है। पहली क्या चीज़ है, अब जो खरीद लिया हमने प्लेबेबल, ठीक है, अब हमारे पास प्लेबेबल आ गया। अब नेक्स्ट 4 चीज़ें क्या हैं, पहली ये चीज़ है, सबसे पहले जो आते हैं ना, डेट इज एमसीक्यूज, ठीक है। पहले आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारे पास तकरीबन 4000 प्लस एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज क्यू बैंक में, ठीक है। क्यू बैंक है, और इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड बना हुआ है कि इसमें आपने क्या करना है कि अपने अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले मंथ में सबसे पहले जीआईटी से स्टार्ट किया, जीआईटी पढ़ा, ठीक है, उसके साथ ही उसका क्यू बैंक सॉल्व किया, ठीक है। क्यू बैंक सॉल्व करोगे तो फायदा होगा, अगर नहीं सॉल्व करे सिर्फ पढ़ी जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। हो जाएंगे एमसीक्यूज, लेकिन तैयारी तसल्ली वाली नहीं होगी, ठीक है। तसल्ली वाली तैयारी करनी है तो इस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब एमसीक्यूज एक क्यू बैंक के अंदर, अब जैसे टॉपिक जीआईटी है, जीआईटी क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो इसके एमसीक्यूज भी थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके तकरीबन 300 शायद एमसीक्यूज होंगे टॉपिक के, लेकिन होता ही है कि वो होते इसी तरह से हैं कि रिपीट भी हो रहे होते हैं कुछ, और कुछ जो है डबल दफ़ा लिखे होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स चेंज करके लिखा होता है, ठीक है। लेकिन 150 हर टॉपिक पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि 300 ही हो, ठीक है। अब बाकी टॉपिक्स के थोड़े भी हो सकते हैं, तो मैं इसको एस्टिमेट करूंगी 150 से 300 या 400, इससे प्लस भी है, 400 भी है, सीएनएस के 400 है, ठीक है। इसी तरह साइकेट्री के 400 300 प्लस हैं उसके भी, ठीक है। तो इस तरह इसके एमसीक्यूज हैं। अब आपको स्कोर कितना चाहिए, जो सेविंग स्कोर है ना, जो आपको सेव रखेगा, और मोस्टली लोगों के आते हैं वो 65% आते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि 65% ना आए, ज़्यादा आए स्कोर, ठीक है आपका, क्योंकि इसमें अगर प्लेबेबल में स्कोर अच्छा आ जाएगा ना, तो एग्ज़ाम कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। बेशक मॉक दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेबेबल को अच्छे से तैयार करो, अच्छे से एमसीक्यूज तैयार करो, एक एक लाइन पढ़ो उसकी, ठीक है। वहीं पे पेपर अगर ये क्यू बैंक सही कर लोगे सही तरीके से, तो चीज़ें पास हो जाएंगी, पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। अब 65% जो है इसकी पासिंग रेट है, जो मोस्टली बच्चों का आता है। जीआईटी का क्यू बैंक किया तो 65%, लेकिन कोशिश करनी है कि इसको 70 से 75 के दरमियान में रखो, पास यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पास नहीं होगा, क्योंकि रिविजन होंगी, पास हो जाएगा, लेकिन अच्छे से तैयार करके कोशिश करो कि 70 से 75 स्कोर आए, ठीक है। मेरा स्कोर जो है वो तकरीबन 75 से 95 के दरमियान में रहता था, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं गिरने दिया, जहाँ मुझे लगता था कि मेरे एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो मैं उसको रोक कर उसको मैं दोबारा से टॉपिक को रिवाइज करती थी। तो मेरा टॉपिक तकरीबन 3 दफ़ा या 2 दफ़ा रिवाइज होता था, फिर मैं एमसीक्यूज करती थी, वो मेरी फाइनल तकरीबन रिवीजन थी। ठीक है, अच्छे से टॉपिक तैयार करना है, अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करना है, चीज़ें वहीं तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है इसमें 75% मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ तक तो आपकी एमसीक्यूज के बारे में होगी सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आते हैं इसी के अंदर, प्लेबेबल में पहली चीज़ तो एमसीक्यूज होती है, ठीक है। एमसीक्यूज के बाद दूसरी चीज़ जो आएगी आपके पास वो होगी एमसी, ओके हाँ। इसके बाद फिर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ साथ ही, कि इसके जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, पूरा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब इसका यहाँ पे क्लिक का बटन होता है ग्रीन सा कि आगे चलना है, ठीक है, जब क्लिक करोगे तो आगे उसका पूरी समरी आ जाएगी, ठीक है, कि क्यों गलत है, ये ए ऑप्शन क्यों गलत है, बी ऑप्शन क्यों गलत है, सी क्यों सही है, डी क्यों गलत है, ठीक है। ये सारा उन्होंने यहाँ पे लिखा होगा, और इसके बिल्कुल लास्ट में आपके पास यूं बनी होंगी, यहाँ पे टॉपिक्स लिखे होंगे, हाईलाइट किया होगा उन्होंने, ठीक है। वो उस पर क्लिक हो जाता है, वो जैसे फॉर एग्जांपल हम सीलिएक लिख लेते हैं, ठीक है, तो सीलिएक डिजीज, तो जब आप अब आपने सीलिएक का एमसीक्यू सॉल्व किया, एमसीक्यू सॉल्व करके आंसर सी किया, करेक्ट आया, पता चल गया क्यों करेक्ट है, क्यों। अब आपने पूरा पढ़ना है ना अगर टॉपिक सीलिएक डिजीज का, तो उनकी इनको हम कहते हैं रिवीजन गाइड्स, ठीक है। ये रिवीजन गाइड होती हैं, ये एमसीक्यूज के बिल्कुल लास्ट में लिखी होती हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आगे पूरा सीलिएक डिजीज का टॉपिक खुल जाएगा, उसको वहां से रीड कर लो एक दफ़ा, अगर उधर से पढ़ना चाहते हो तो उधर से भी पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, वहां से भी पढ़ सकते हो।
कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो उसको यहाँ से यहाँ सारे लिखे होंगे, फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज है और बाकी कोई गलत ऑप्शंस दिए होंगे तो उसका टॉपिक भी लिखे होंगे, 3-4 टॉपिक लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ना चाहते हो तो वहां से अगर जब, और इसकी एक अच्छी बात ये है कि जब इसको पढ़ लेते हो ना तो ये हाईलाइट हो जाता है कि आपने ये पढ़ लिया टॉपिक। ठीक है, ये रिवीजन गाइड्स कहते हैं इसमें। ठीक है, तो दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, रिवीजन गाइड्स। हमारे पास प्लैब 1 में क्या क्या, प्लैबेबल में क्या क्या चीज आ गई, एक आ गई हमारे पास एमसीक्यूज। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आ गई रिवीजन गाइड्स। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड चीज जो आती है वो हमारे पास, ये हमने ये सेकंड पढ़ लेते हैं, यहाँ पे रिवीजन गाइड्स हो जाएंगी। ठीक है, अब थर्ड चीज जो आती है वो हमारे पास आ जाते हैं जेम्स। ठीक है, प्लैब जेम्स। अब सुना होगा प्लैब जेम्स से तैयारी कर लो, प्लैब की से तैयारी कर लो। ठीक है, होता क्या है कि जो प्लैब कीज हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है, प्लैब कीज और प्लैब जेम्स ये चीजें सेम है। ठीक है, प्लैब कीज का ये फायदा है कि इसमें जैसे सीलिएक का टॉपिक लिखा है ना पूरा, ठीक है, सीलिएक का टॉपिक लिखे, नीचे उसका एमसीक्यूज भी दिया होगा जो यहाँ यहाँ पे सॉल्व करना है। इधर जो प्लैबेबल के एमसीक्यू बैंक का एमसीक्यूज होगा। ठीक है, क्यू बैंक का एमसीक्यू फॉर एग्जांपल 2 एमसीक्यूज हैं, तो वो 2 एमसीक्यूज इसके साथ ही उसने 2 नीचे मेंशन किए होंगे, क्योंकि प्लैब कीज थोड़ी होती रहती हैं अपडेट, लेकिन सारे एमसीक्यूज नहीं होते प्लैब कीज में। लेकिन सिर्फ प्लैब कीज का ये फायदा है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आ जाता है कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने अभी आपको बताई ये चीजें। ठीक है, क्योंकि प्लैब की इसका मेन फायदा ये है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आ जाएगा। उसके बाद आप बेशक बाद में एक दफा यहाँ से रीड करने के बाद बेशक प्लैब जेम्स पढ़ लो एक दफा। प्लैब जेम्स जेम्स सिर्फ स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं आपके पास, वो एक की कोई मेरे ख्याल से 100 स्लाइड होगी, 100-150 स्लाइड होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो वो एक एक पेज की स्लाइड है, उसके ऊपर सारा लिखा होता है कि ये है, ये उसके ऊपर मोस्टली इस तरह से लिखा होता है कि ये डेफिनेशन, इसका डायग्नोसिस, इसकी मैनेजमेंट, और उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब बेशक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है प्लैब जेम्स। टाइम नहीं है रिवाइज करना है लास्ट में, बस प्लैब जेम्स। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि प्लैब जेम्स के जो होते हैं ना, इसके साथ ना जो आप ये खरीदते हो इसके साथ लिखा होता है अपने नोट्स बनाने की जगह, तो आप बेशक वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है तो अपने नोट्स भी बना लेते हो, या कोई चीज़ आपने प्लैब जेम से, प्लैब कीज से निकाल के लिखनी है तो यहाँ पे लिख लो, ताकि एंड पे आपके पास प्रिसाइज नोट्स हो। क्योंकि प्रिसाइज करनी है चीज़ें, बट लंबी चौड़ी नहीं करनी, ऐसी क्यों सॉल्व नहीं करना, ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी चीज़ों की। ठीक है, सो ये आपने जो है यहाँ पे नोट्स बनाते जो इस एंड पे क्या करो, पेपर से 15 दिन पहले भी निकालो, ठक 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 बस उसको पढ़ना है, बस दैट्स इट। ठीक है, सो ये हमारे पास जेम्स वाली बात होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 चीज हो गई। लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज इज मॉक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास ना बहुत सारे मॉक्स दिए हुए हैं, इसमें मेरे ख्याल से अब 25 से 30 होंगे या 30+ हो गए हैं अब मॉक्स, क्योंकि जब मैंने दिया था तब 25 थे शायद, अब शायद 30 हो गए हों। ठीक है, तो मॉक्स देने का सबसे बड़ा बेनिफिट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे टाइम मैनेज करना है इससे सीखोगे मॉक्स से। सारे मॉक्स नहीं करने, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं हमने 20 मॉक्स कर लिए, हमने 30 मॉक्स कर लिए, नहीं जरूरत, इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इतने इतने लंबे मॉक्स लेके बैठ जाएं। ठीक है, अगर करते हो बेस्ट है, नहीं करते हो नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 या 4 जो हैं मॉक लाजमी देने हैं प्रॉफ इससे पहले, पेपर से पहले। ठीक है, 3 या 4 मॉक्स देने हैं, उससे ये फायदा होगा कि पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह का आना है, टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर टाइम नहीं मैनेज होता तो पेपर नहीं, मतलब पेपर नहीं देना, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है वो आपने यहाँ पे इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। अगर टाइम है तो प्रैक्टिस करो, नहीं टाइम है तो कैंसिल करा दो बेशक। कैंसिल कराने का भी मैं बताती हूँ तरीका। इसको मैं ज़रा वाइंड अप कर लूँ, फिर मैं कैंसिल का बताती हूँ, फिर लिख लेती हूँ कैंसिल का तरीका बताना है। ठीक है, अच्छा, 3 से 4 मॉक्स देने हैं। ठीक है, अब मॉक्स में 2 चीज़ें याद रखनी है। जब मॉक दे रहे होगे ना तो 3 से 4 मॉक देने हैं, और कोशिश करनी है कि 3 घंटे नहीं देने मॉक को, क्योंकि क्योंकि ये मॉक जो आपने पीछे प्लेबेबल्स के एमसीक्यूज किए होंगे ये सारा वहीं से मिक्स होके बना होता है। 3 घंटे नहीं देने, अगर 3 घंटे दोगे तो उसका मतलब है पेपर नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, इस कोशिश करनी है कि एक मॉक को कंप्लीट करो विद इन 2 आवर्स। ठीक है, और ये हो जाता है, मैंने भी किया और हर कोई करता है। अगर 2 घंटे नहीं तो 2.5 आवर्स।
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब, क्योंकि पेपर में चीज़ें मिक्स होके आती हैं, ठीक है। पेपर आप जब प्लेबल के वो करते हो एमसीक्यूज, तो वो आपका एक ही टॉपिक का एमसीक्यू चल रहा होता है, वो आपका दिमाग में एक टॉपिक चल रहा होता है। लेकिन मॉक्स का ये फ़ायदा है कि इसमें सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, हर टॉपिक, छोटा बड़ा टॉपिक मिक्स लिखा होता है। तो ये लाजमी करना है ठीक है, 3 से 4 लाजमी देने हैं, उसी से आइडिया हो जाएगा कि पेपर पास हो सकता है कि नहीं। अगर तो मॉक दे रहे हो और वो 2 से ढाई घंटे के अंदर कंप्लीट हो रहा है मॉक, ठीक है, प्लस मॉक कंप्लीट हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व हो रहे हैं, टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो पेपर पास हो जाएगा। और परसेंटेज, दूसरी चीज़ परसेंटेज आ गई, ठीक है। परसेंटेज देखनी है, परसेंटेज कितनी आ रही है। तकरीबन मॉक्स में 75% होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। मॉक में क्योंकि 75 होगी तो एग्जाम पास होगा, क्योंकि अगर जिसने भी मेरे से पूछा था पासिंग क्राइटेरिया वाला, तो 70% कह सकते हो कि पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो 75 होंगे मॉक में, तो 70 आएंगे वहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है। 50% को भूल जाओ, 50% तो अब यूएचएस में भी नहीं है, और किसी भी मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे बाकी कॉलेजेस का नहीं पता, लेकिन यूएचएस में नहीं है। यूएचएस वालों ने भी 70%, 65-70% कर दिए पासिंग ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इनके साथ साथ मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, अब हम कैसे प्लैब कीज को और प्लैबेबल को स्पीड अप करेंगे। स्पीड अप करना है इसको वीडियो से, ठीक है। वीडियो से स्पीड अप करोगे, और वो वीडियोस जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छी बनी हुई पड़ी हुई हैं, फर्स्ट एड वाले के ऊपर। इस पे आप देखो, डॉक्टर हाफिज़ की भी हैं, और कुछ लेक्चर्स मैं भी अब लूँगी, मैं लाइव भी लूँगी लेक्चर्स, तो उसमें भी आप लोगों को साथ साथ मैं पढ़ाऊँगी। कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं, वो सारे मैं आपको खुद सारे कवर करवाऊँगी टॉपिक्स, ठीक है। सो वो वीडियोज़ हैं, उनसे आपने करना है, वो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनी हुई है। वो सिर्फ उस वीडियोज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके टाइम बचेगा, चीज़ों को खुद से वीडियोस देखकर डिटेल देख के याद नहीं करना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें कंपाइल हुई हैं। आपको पता है कि आपने जीआईटी पढ़ना है, एक्लेजिया है, तो हर चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया हुआ है डॉक्टर हाफिज़ ने, ठीक है। सो आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो से, और तो आपकी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी सो ये सारी हमारे पास समरी थी, प्लैब का एग्ज़ाम किस तरह से आता है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिवीजन की बात आ जाओ, रिविजन्स कितनी चाहिए आपको। रिविजन्स जो है मिनिमम 3 रिविजन्स, ठीक है। 3 रिवीजन मैक्सिमम है, 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन 3 ऑन अ सेफ साइड 3, ठीक है। अब डिपेंड करता है, हर एक पर डिपेंड करता है कि वो एक बंदे से जो है वो दूसरे बंदे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करता है, एक जो है वो ज़रा थोड़ा स्लो करता है, आराम आराम से चिल करके करता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो, लेकिन जो ज़्यादा तेज़ भी करता है उसको भी 2 महीने चाहिए, ठीक है। और जो ज़रा थोड़ा सा स्लो है और चाहता है कि चीज़ें आराम से सुकून से हो, तो वो 3 महीने लगा लो। 3 रिविजन्स, ये 2 रिविजन्स और ये 3 रिविजन्स, ठीक है। सो 2 रिविजन्स भी बहुत हैं, और 3 रिविजन्स भी बहुत हैं। अच्छा, सो पहली रिवीजन जो होगी, जैसे मैंने आपको बताया, जो पहली रिवीजन करनी है, फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है। फर्स्ट रिवीजन में पहले तो क्योंकि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहनी रहने वाली चीज़ है ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म चलती है ये। सो ये पहली दफ़ा पढ़ोगे, लॉन्ग टर्म चलेगी, चीज़ें याद करने में जो है वो, ओके। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। डॉक्टर मरियम, आप कंटिन्यू कर ले। क्वेश्चंस जो है ना हम लास्ट पे रखते हैं, और बेशक हम स्टूडेंट्स के माइक ओपन करके फिर वो 1 बाय 1 कर लेंगे। चलिए ठीक है, बस थोड़ा सा ही रह गया, मैं ज़रा इसको वाइंड अप ही करने लगी हूँ। ओके अ, मैडम। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें हैं बस। अच्छा, ये फर्स्ट रिवीजन जो है आपने लॉन्ग टर्म, क्योंकि होती है, पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हो जो भी चीज़ें, वो आप पहली दफ़ा को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके साथ ही पहली दफ़ा में आपने एमसीक्यू स्टार्ट कर दो, स्टार्ट एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यू स्टार्ट कर दो। सो ये आपने फर्स्ट रिवीजन कर ली, ठीक है। सेकेंड रिवीजन जो है, सेकेंड रिवीजन आपने कौन सी करनी है। सेकेंड रिवीजन के अंदर आपने जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि इन एमसीक्यूज के अंदर प्रॉब्लम होती है, अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आता ना, तो आप उसको फ्लैग भी कर सकते हो, ठीक है। उसको रेड सा बटन बना होता है, वो रेड फ्लैग हो जाता है इस तरह करके वो रेड फ्लैग कर दोगे। एंड पे आपने क्या करना है, जब यहाँ पे एमसीक्यूज पहली रिवीजन में सॉल्व कर रहे होगे,
इस रिवीजन के अंदर सेकंड रिवीजन में अपने टॉपिक रिवाइज करो, साथ रेड फ्लैग क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, वो क्वेश्चन आप रेड फ्लैग करते हो जो आपको मुश्किल लगता है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो क्वेश्चंस, और जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी रेड हो जाते हैं। जो आपका सही होता जाता है वो ग्रीन होता है, जो रेड गलत होता है वो आपका रेड हो जाता है, वो आपका रॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो रेड फ्लैग क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, और एक या दो आपने अपने ग्रीन क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपके ग्रीन क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कि आपकी एक दफ़ा साथ साथ रिवीजन भी होती जा रही है। सो ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिवीजन होगी, सेकेंड रिवीजन। ठीक है, चलो जी, जो लास्ट रिवीजन है वो थर्ड रिवीजन होगी। थर्ड रिवीजन सिर्फ लास्ट 15 दिन में करनी है, और अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना। मैं 15 दिन में करवाती हूँ बच्चों को, क्योंकि 15 दिन में ये होता है कि वो आपकी फ्रेश रहती है चीज़ सारी। ठीक है, और उससे बस 2 दिन पहले एग्जाम से, 2 दिन 2 डेज बिफोर एग्जाम, बहुत सवार नहीं करना एग्जाम के, हमारा एग्जाम है, एग्जाम कोई बात नहीं। अगर और एक साल में आप उसको जो हमारा अगर प्लैब 1 फेल भी हो जाता है ना, तो हम उसको 4 दफ़ा दे सकते हैं। अगर फोर्थ अटेम्प्ट देते हो आप, फोर्थ के बाद अगर वो भी फेल हो जाती है तो एक दफ़ा वो और कहते हैं कि चलो उनको ईमेल करो, तो वो एक दफ़ा और भी आपको कहते हैं कि आप दे सकते हो। ठीक है, फिफ्थ अटेम्प्ट। सो हमारे पास टोटल जो है 3 रिवीजन्स होंगी। ठीक है, और मैं इसका टाइम टेबल भी बना के देती हूँ, किसी ने बनवाना होगा तो मोस्ट वेलकम, मैं इसको बना दूंगी। ठीक है, और मैं उसको फिर एंड तक फॉलो भी करती हूँ कि वो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं इस तरह से फॉलो करवा रही हूँ, और उनके बहुत सारे बच्चों के एग्जाम पास हुए हैं। ठीक है, अच्छा। ओके, सो ये हमारी सारी प्लैब की हर चीज़ मैंने आपको बता दी, और शुरू से लेकर एंड तक कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, अच्छा, अब जो लास्ट चीज़ रह गई है, बस मैं ये आपको बताऊंगी कि प्लैबेबल के अंदर ना, प्लैबेबल जब खरीदोगे तो उसके अंदर होंगे, प्लैबेबल के अंदर होंगे क्लिंचर्स। ठीक है, क्लिंचर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होगे आपके खुद ही ब्रेन में क्लिंचर्स बनते जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही कोई ओवर एफिशिएंट बच्चा है, या वो चाहता है कि नहीं मैं और पढ़ूँ, कुछ होते हैं बीच में 10 में से एक दो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वो क्लिंचर्स देख सकते हैं। क्लिंचर्स में बस उसने लिखा होता है कि अगर ये और ये 2 वर्ड्स आ रहे हैं, लाइक ये अगर सीलियक है तो इसमें ये वाला टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास सीलियक होगा। ठीक है, मैं सीलियक की एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि सीलियक का हर एक को पता होता है, आसान है। अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर का है उसको भी पता होगा, जो हाउस जॉब वाला है उसको भी पता होगा। ठीक है, सो क्लेंचर्स की जरूरत नहीं होती। वो नीचे जब आप प्लेबेबल लेते हो ना, तो वो इतने सारे नीचे क्लेंचर 1 2 3 4 क्लेंचर्स बने होते हैं। सो उनको पढ़ने, वो ना ये ना करना कि वो तुमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम पढ़ो, लेकिन जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, पेपर पास हो जाता है। ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले बिल्कुल बहुत चीज़ें सवार नहीं करनी, बिल्कुल चिल होकर एग्जाम देना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से रात को नींद पूरी करके एग्जाम देना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स इस तरह के इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। ये नहीं होता कि पास पेपर्स कर लिए तो हो जाएगा, प्रॉपर तैयारी चाहिए होती है, इनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। क्योंकि अगर आप रॉन्ग गाइडेंस, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में हम सब डॉक्टर्स ही हैं तकरीबन, तो उसमें ये होता है कि हम एक दो मेरे ऐसे कजन्स भी थे जिनका गलत गाइडेंस की वजह से वो पेपर उनका नहीं पास हुए। अच्छे खासे एग्जाम लाइक स्टूडेंट सब कुछ, लेकिन वो एग्जाम्स नहीं हुए क्योंकि वो गाइडेंस नहीं सही मिली। सो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी गाइडेंस लो ताकि अच्छा सा एग्जाम पास करो। ठीक है, सो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं समझ आई, वो मुझसे पूछो, और पैनिक नहीं करना। ठीक है, प्लैब 1 हो जाएगा, उसके बाद हम प्लैब 2 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, प्लैब 2 को मेहनत की ज़रूरत है, उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो डिफरेंट एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, सो इंशाल्लाह अगर साथ हम पेस के चलते रहे, किसी ने प्लैब 2 का पूछना होगा तो मोस्ट वेलकम, वो उसका भी पूछ सकते हैं, हमारे पास उसकी भी वीडियोस हैं। ठीक है, चलें अब, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हम अब क्वेश्चंस देख लें। हाँ, ओके मैडम। अच्छा, स्टार्ट सबसे पहले तो मैडम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे हमारे पेड स्टूडेंट्स भी है और हमारे जो है वैसे भी स्टूडेंट्स है हुए। तो जो मैडम ने गाइड किया है, उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जो फर्स्ट एड मर्जी प्लेटफॉर्म है, वो प्लेट 1 की जो है कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि डॉक्टर हाफिज़ आतिफ ने खुद वो लेक्चर डिलीवर किए। सो हमने ये किया है, जिस तरह के हम एमसी सेशन करवा रहे हैं उस पे भी हमने ये किया हुआ है। प्ले पे भी हमने ये किया है कि जो प्लेवेबल जेम्स है और प्लेवेबल कीज़ है,
तो सर ने जो है हर एक टॉपिक को दोनों से मिला के जो है उसकी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है लेक्चर्स प्रोवाइड किए। उसमें ये है कि जो है आपको फिर सेपरेट प्लेबेबल जेम्स या प्लेबेबल जो है कीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लेक्चर सुनोगे तो आपके दोनों जो है प्लेबेबल जेम्स और प्लेबेबल कीज वहाँ से कवर हो जाएंगे लेक्चर्स के थ्रू। दूसरी बात ये कि अभी हमने जो है जो हमारे पास मेंटोर भी आ गई है डॉक्टर मरियम। सो अभी हमने ये करना है कि हमने दोबारा जो है लाइव सेशन स्टार्ट करना है। सो ये फर्स्ट एड मर्जी प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है आप सबके लिए फ्री होगा। लाइव सेशन जो है वो आप ज्वाइन कर पाओगे और वो हम लिंक भी ग्रुप में शेयर करेंगे। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे और वो पेड होंगे। उसमें हम ये कर सकते हैं आपके लिए कि उस पे हम आपको 65% ऑफ देंगे जो पहले 50 स्टूडेंट्स आएंगे। तो इसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे जो लेक्चर्स ज्वाइन करेंगे, लाइक उसने जो है सीवीएस सिस्टम कर लिए। सीवीएस सिस्टम जो है वो उसके प्लेबेबल जेम्स और प्लेबेबल कीज दोनों से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है हम सिस्टम वाइज मॉक टेस्ट जो कि वेबसाइट पे अभी हम जो है अपलोड करेंगे। तो उसमें ये होगा कि आप सिस्टम वाइज जिस तरह के मैडम ने बताया, तो वो आपके लिए हम इधर ये अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं कि आप मॉक्स जो है वो प्लेटफॉर्म पे ही अटेंड कर ले वेबसाइट पे। तो सिस्टम वाइज मॉक जो है वो आपके यहाँ से होंगे, ये चीज़ आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। आपके पास सिर्फ एडिशनली जो है आपने प्लेवेबल क्यू बैंक जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपने करना भी है। तो वो लास्ट में आप जो है फिर जो लास्ट आपके 1 मंथ से उसमें आप फिर प्लेवेबल क्यू बैंक लेके वो आप बाय करके उससे फिर एमसीक्यू यूज़ कर ले। ये जो है प्लेब 1 की अब कंप्लीट जो है डिटेल्स है। तो इस तरह जो है हम इसको साथ लेके चलना है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा अभी लाइव सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पास पेपर्स है वो भी हम साथ साथ जितने भी रिकॉर्ड्स है वो भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे। तो इस पे जो है मैडम फिर आप स्टूडेंट्स को बता दें कि आपने सेशन कैसे कंटिन्यू करवाना है। ठीक है, चलिए। मैं अब इस तरह से है कि मेरे कुछ, क्योंकि लेक्चर्स मैं ऑनलाइन लूँगी, तो आप लोग देख लो अगर कोई आप लोगों ने टाइम, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि शाम को सब फ्री होते हैं और सैटरडे संडे आई थिंक बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। सो उसमें अवेलेबिलिटी भी सबकी होती है, ठीक है। और मैं आप लोगों को आगे फर्दर गाइड कर दूंगी और मैसेज भी ग्रुप में आ जाएगा कि आपने किस दिन कौन सा लेक्चर मैंने रखा है। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा सैटरडे रखूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि वीकडेज़ में ज़रा बिजी बहुत होता है, कॉलेज स्कूल सब चल रहा होता है। सो जॉब्स वालों की जॉब्स चल रही होती हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मोस्ट विजिबल टाइम रखूँ। और मेरा ख्याल से वो सैटरडे संडे होता है या फ्राइडे सैटरडे, कुछ इस तरह से मैं मैनेज करके फिर मैं आपको पूरी जो टाइमलाइन है वो आपको शेयर करूँगी आपके साथ। ग्रुप्स में वो शेयर हो जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और उसके अलावा ये कि उसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, उसमें मैं प्लैब कीज़ और प्लैबेबल्स दोनों को साथ लेके चलूँगी, ठीक है। और जहाँ तक रिकॉल्स की बात है, रिकॉल्स क्योंकि प्लैब कीज़ के साथ साथ ही रिकॉल्स दिए होते हैं, तो वो वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपने लेक्चर सुनना है और तो लेक्चर सुनना है तो आप मतलब कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, बाकी डॉक्टर हाफिज आतिफ ने कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। सो आपने बाकी लेक्चर्स वहाँ से देख लेना, कुछ जो मैंने टॉपिक कवर करवाने हैं वो आप ऑनलाइन ले लेना, ठीक है। और उसके बाद वो फिर रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे आपको वेबसाइट के ऊपर ही, ठीक है। सो मैं क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली यही सजेस्ट करूँगी कि लेक्चर्स लो और उसकी वीडियोस देखो, जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करो, जल्दी जल्दी एग्जाम दो, क्योंकि एग्जाम को लंबा लटकाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन एग्जाम है। जितनी जल्दी होगा उतना बेस्ट है, ठीक, ताकि फिर आपके आगे जितनी भी ट्रेनिंग एग्जाम्स हैं, रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं, वो स्टार्ट हों। सो इसके अलावा कोई और चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा मैडम, अभी क्वायरीज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैडम ये बता दें कि प्लेब 1 या प्लेब एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट जो है अभी तक अनाउंसमेंट की, या जो है डॉक्टर्स किसी भी एज में जो है प्लेब एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं, कोई एज नहीं है प्लैब की। प्लैब में किसी भी एज में एग्जाम दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है प्लैब, क्योंकि लाइसेंसिंग एग्जाम है, एज से रिलेटेड नहीं है, यूएसएमएलई की तरह नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी देना है। सो आप कभी भी दे सकते हैं।
ओके। सेकंड क्वेश्चन ये मैडम के लाइक यूएसएमएल तो हम ड्यूरिंग स्टूडेंट्स लाइफ भी मतलब जो है एमबीबीएस टाइम में भी दे सकते हैं। सो प्लेब के लिए जो है ग्रेजुएशन मस्ट है। प्लैब के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। प्लैब आप हाउस जॉब में दे सकते हो आपके फाइनल ईयर, क्योंकि फाइनल ईयर की डिग्री उनको चाहिए होती है, तो उसके बाद फिर आप एग्जाम दे सकते हो। लाइसेंस आपको उसके बाद ही मिलता है ना, फाइनल ईयर के बाद, सो उसके बाद दे सकते हैं। ओके मैडम, और इसके लिए जो है हाउस जॉब की कोई जो है रिक्वायरमेंट्स है प्लेब की तरफ से? हाउस जॉब की नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, वो इंक्लूड नहीं होता इसमें। नहीं, बस आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन से पहले पहले हाउस जॉब कंप्लीट करनी है। ओके। हाँ जी। और इसमें एक सेकेंड, उसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देख के रखनी है रोटेशंस, क्योंकि कुछ रोटेशंस हैं जैसे पाकिस्तान में हम कुछ सर्जरी और मेडिसिन में डिवाइड होती हैं, तो आपने देखनी है कि उनके प्लेटफॉर्म पे वो सर्जरी को कंसीडर करते हैं। जैसे सर्जरी की अलाइड ऑर्थो है, गायनी है। सो कुछ होते हैं जिसमें रेडियोलॉजी का अक्सर मसला आता है कि वो सर्जरी में कुछ लोग कंसीडर करते हैं, कुछ मेडिसिन में करते हैं। सो वो कुछ डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लेवल, तो अपने हॉस्पिटल के लिहाज से हाउस जॉब रखनी है। इसका एक दफ़ा गौर से देख लें, हाउस जॉब रखते हुए, रोटेशंस रखते हुए अपनी, बस। ओके मैडम, एक और क्वेश्चन है कि प्लेब जो है उसमें अगर कोई जो है डॉक्टर पाकिस्तान में एफसीपीएस करके उसके बाद जो है वो प्लेब दे सकता है या फिर वो एमआरसीपी एमआरसीएस वाली साइड पे जाएगा? एफसीपीएस करने के बाद, यस मैडम। कंप्लीट करने के बाद, यस मैडम। एफसीपीएस कंप्लीट करने के बाद देखें प्लैब दे सकते हैं, लेकिन अगर तो एफसीपीएस के दौरान, मैंने आपको शुरू में जैसे बताया था कि हमारे पास 3 रूट्स हैं। जिन्होंने बिल्कुल अभी भी किया, एमबीबीएस किया या फाइनल ईयर में, तो वो प्लैब रख लें, उनके लिए आसान है कि उनको जॉब शॉप जल्दी मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर जो लोग एफसीपीएस करते हैं ना, सबसे बेस्ट है कि अगर तो सीपीएसपी की सीट्स आ रही हैं विद आफ्टर 2 इयर्स आईएमएम देने के बाद, तो वो उस वक्त कर लें, उस वक्त अप्लाई कर दें। उस वक्त वो यूके में ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाकी अपने 2 साल यूके में कर सकते हैं, और वहाँ जाके फिर वो अपने जैसे रॉयल कॉलेजेस के, जैसे मेडिसिन में फॉर एग्जांपल कोई एफसीपीएस करता है, एफसीपीएस मेडिसिन है, तो वो वहाँ जाकर अपने साथ साथ एमआरसीपी के एग्जाम्स दे। तीन तीन एग्जाम्स होते हैं, पार्ट 1, 2, 3। वो तो वहाँ पे वो कंसल्टेंट लग जाता है फिर। और जो एफसीपीएस वाला है, अगर वो प्लैब के रूट से शुरू करता है, तो क्योंकि एफसीपीएस को वो एज सच मानते नहीं है, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग को कंसीडर करते हैं कि ये बंदा एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग आप जो भी करोगे वो उसको कंसीडर करेंगे। सो एफसीपीएस के बाद भी आप प्लैब कर सकते हो, लेकिन वो फिर आगे आपको प्लैब करने के बाद जॉब आपको एसएचओ की मिलेगी, यानी सीनियर हाउस ऑफिसर की, यानी मेडिकल ऑफिसर के लेवल की सीट मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि इट डिपेंड्स ऑन लक, सब लक पे डिपेंड करता है, कि हो सकता है आपको रजिस्ट्रार लेवल की मिल जाए, ST1 ST2 लेवल्स होते हैं, हो सकते हैं उधर उसकी भी मिल जाए। सो आई थिंक क्वेरी क्लियर होगी आपकी। यस मैडम। मैडम मुझे ये भी बता दें कि मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेब एंड एमआरसीएस एमआरसीपी? ओके। सो प्लैब और एमआरसीपी का ये है कि जो प्लैब है वो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है। रजिस्ट्रेशन यानी जैसे पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन है, इसी तरह जीएमसी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। आपको पीएमडीसी पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन मिलती है, वो हम अपना एमबीबीएस करते हैं तो हमें मिल जाती है। लेकिन यूके में काम करने के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, आपको ये प्लैब वाला रूट लेना पड़ता है। आप वो लाइसेंसिंग एग्जाम है, ऐसे स्पेशलाइजेशन एग्जाम नहीं है। लाइसेंस मिलता है आपको। ठीक है। जो हमारे पास एमआरसीपी एमआरसीएस एमआरसीओजी, वो सारे आपके रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम है। जैसे रॉयल कॉलेज ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। सो रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम वो आपकी मेंबरशिप है, जैसे आपका एफसीपीएस है वो उनकी मेंबरशिप है। ठीक है, कि आप उनके मेंबर बन जाते हो, वो आपकी ट्रेनिंग है, बेसिकली स्पेशलाइजेशन है आपकी, वो स्पेशलाइजेशन के एग्जाम्स हैं। अगर आप प्लैब नहीं करते हो और वो वाले स्पेशलाइजेशन एग्जाम्स पास करते हो, तो आपको वो पूरा कंप्लीट होने तक, यानी एमआरसीपी, जैसे जो बंदा एमआरसीपी करता है तो उसके तकरीबन आपको 7 to 8 years रिक्वायर्ड होते हैं। वो थोड़ा सा, क्योंकि यूके का लंबा पाथवे है। जो एमआरसीपी करते हैं उन उसके 3 पार्ट्स हैं, वो आपने तीनों पार्ट्स पास करने हैं। उसकी ट्रेनिंग डिपेंड करता है कि आप किस में जा रहे हो, तो मोस्टली 7 years की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद फिर आप वो अपने तीनों एग्जाम पास करने के बाद 2-3 साल आप वो करते हो, किसी कंसल्टेंट के अंदर काम करते हो, और फिर आपको एफआरसीपी की डिग्री मिलती है। सो आपकी फिर यहाँ जाके पढ़ाई कंप्लीट होती है इंटरनल मेडिसिन की।
सो उसके ओके बाद जी, उसके बाद जॉब मिल जाती है। ये एमआरसीपी के अगर आप कर लिए, तीनों पार्ट्स पास हैं, तो फिर जॉब मिलती है। पाकिस्तान वालों को या जो भी आईएमजीज होते हैं उनको रजिस्ट्रार लेवल की जॉब मिलती है, कंसल्टेंट लेवल की नहीं मिलती। ओके मैडम। मैडम ये भी बता दें कि प्लेब पाथवे जो है क्लियर करने के बाद यूके में आपको एज अ जीपी जो है वहाँ पे जॉब मिल जाता है, तो वो फर्दर आपको फिर रेजिडेंसी के लिए भी जो है आपको वहाँ पे कोई फैसिलिटी देते हैं, या सिर्फ आपको जो है एज अ जीपी रहना पड़ता है? अच्छा, सबसे पहली बात, जब हम पेपर पास कर लेते हैं और जॉब मिलती है तो हमें जीपी की जॉब नहीं मिलती है उधर बेसिकली। उधर जॉब जो मिलती है वो क्लिनिकल फेलो की मिलती है या एसएचओ की मिलती है। FY2 ओके लेवल के ऊपर, FY2 लेवल पे, या फिर जॉब मिलती है ST1 ST2 ST3 आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से। ST1 ST2 लेवल्स की जॉब मिलती है, ठीक है। और जो जीपी वाला है वो अलग सिस्टम है, उसका एग्जाम अलग है, यानी MRC जीपी है तो आपको जीपी शिप करनी मिलती है। सो ओके थोड़ा सा जी सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वहाँ पे आपको एसएचओ की या क्लिनिकल फेलो की जॉब मिलती है। ओके, थैंक यू जी, मैडम। वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप जो है टाइप करें, तो मैडम इधर ही है, फिर वो आंसर करेगी। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उनको देख लेती हूँ। कि किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज। Is there any particular distribution of questions of subject mention? Yeah. ओके, सो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके अगर जीआईटी में से 5 सवाल है तो 5 ही आएंगे। लेकिन मेजोरिटी जो आपका एमसीक्यूज आते हैं वो बड़े टॉपिक्स में से ही आते हैं। लेकिन एक दो दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि एपिडेमियोलॉजी का जो टॉपिक है वो हम छोटा कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो इतना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अक्सर 7-8 एमसीक्यूज उसमें से भी आ जाते हैं। सो ऐसा रेयरली होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो बड़े टॉपिक से ज़्यादा कवर होते हैं, छोटे टॉपिक से एक दो तीन, दो तीन इस तरह आते हैं। दो तो लाजमी आते हैं, ठीक है। सो कुड यू प्लीज द सब्जेक्ट, प्लीज विच सब्जेक्ट? मैडम हम ये करते हैं, अभी तो गाइडलाइंस तो हो गए, तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ करते हैं। अभी आप क्वेश्चंस को जो है आंसर कर लें, हम्म। तो हम फिर ये करते हैं कि एक दफ़ा आगे